बैक टू evidyarthi.in। चलो शुरुआत करते हैं हमारे अब नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी तक हमने लाइसोसोम्स, फूड प्रिपरेशन, नॉट फूड प्रिपरेशन बेसिकली, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो मुश्किल नहीं है, नाम आप बोल सकते हो इजीली। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? जैसे इससे पहले हमने ये पढ़ा कि कोई तो वेस्ट को डिस्पोज कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पे और भी केमिकल एक्टिविटीज होती होंगी। तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए यू नीड एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों कहा जाता है? बिकॉज यही वो पार्ट है जो आपके पूरे सेल को या फिर आपके सेल के ऑर्गेनेल्स को, जिससे कि वो अपने अपने काम को कर पाए, वो एनर्जी जो देता है वो कौन है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप देखेंगे ना, हमारी जो डायग्राम्स बुक में गिवन है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैं आपको इलैबोरेट करके इसमें समझाती हूँ। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने डबल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। देन उसके बाद इसके अंदर कुछ आपको कॉन्वोल्यूशंस मिलेंगे। कॉन्वोल्यूशंस मतलब कुछ अलग से फोल्ड्स, यहाँ पर डीपली फोल्ड्स हमें प्रोवाइड मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटर पार्ट हो गया दैट इज नोन एज द आउटर मेम्ब्रेन। नाउ दिस आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। ठीक है, अपने नेचर में ये काफी पोरस होता है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं जो अंदर बाहर आने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई चीज पोरस मिले तो आप समझ जाइए कि यहाँ से कोई ना कोई चीज या तो अंदर बाहर आती जाती है। और यहाँ से ऐसी कौन सी पार्ट है, ऐसा कौन सा मटेरियल है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर क्या जाता है? एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी कैसे बाहर जाती है वो अभी हम समझ लेंगे कि कौन से पार्टिकल्स के द्वारा जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको भी ये समझाया है कि आउटर मेम्ब्रेन पोरस होने का भी कोई मतलब है। नाउ देयर इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन को आप देख रहे हो कि थोड़ा सा फोल्ड्स की तरह मैंने बनाया है, तो डीपली फोल्डेड ये पार्ट कहलाया जाता है। और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे ना, तो ये फोल्ड्स को भी एक वर्ड बोला जाता है क्रिस्टेट। ठीक है, उसके नाम से ये जाना जाता है। तो ये जिसके फोल्ड्स हैं दे आर नोन एज क्रिस्टेट। नाउ व्हाई दे आर लाइक डीपली फोल्डेड? अब वो इस तरीके से स्ट्रक्चर में क्यों है यहाँ पर प्रेजेंट? बिकॉज दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द केमिकल एक्टिविटीज। जितने भी केमिकल एक्टिविटीज या रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर होने हैं, लाइक क्लीनिंग है, प्रोड्यूसिंग है, वेस्ट डिस्पोजल है, कोई भी केमिकल एक्टिविटीज या मैकेनिकल एक्टिविटीज अगर चल रही है तो उसके लिए एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर फोल्ड्स। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। अब उससे पहले हमने एक बार पहले भी अभी इसे रिवाइज किया है कि भाई क्या प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल एक्टिविटीज एंड द मैकेनिकल वर्क। इसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया है कि केमिकल एक्टिविटीज में आपका ट्रांसपोर्टेशन है, देन देयर इज क्लीनिंग, देयर इज फूड प्रोड्यूसिंग। इस तरीके की जितनी भी मैकेनिकल वर्क और केमिकल एक्टिविटीज को मिलाकर हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए किसी काम को करने के लिए या फिर हमारे सेल पार्ट्स को इन सब काम को पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स की हमने थोड़ा टाइम पहले भी बात करी थी। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है और हमारी बॉडी को या फिर हमारे सेल को क्या देता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी या फिर जब भी उसे ऐसी जरूरत है कि किसी सेल बॉडी पार्ट को एनर्जी नीडेड है, ठीक है, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक, चलिए अब ये बात हो गई इसके फंक्शन की, इसके स्ट्रक्चर की, सब बात कर ली है। लेकिन बाकी सभी पार्ट से अलग माइटोकॉन्ड्रिया के पास थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर होता है। अब ऐसा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैज two things which are not present in any other cell organelles, and what are they? They are DNA and ribosomes. Yes, mitochondria has its own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया का DNA खुद का होता है। ठीक है, एक और पार्ट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें एक और ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके
बाद खुद का डीएनए भी होता है, बट अभी हम उसमें थोड़ी ही देर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो स्ट्रेंज क्या पार्ट्स हैं। एक तो दे कंटेन देयर ओन डीएनए प्लस दे हैव दी राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स अभी तक हमने जहां पर भी पढ़ा है वो हमें क्या मिला है कि दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसलिए साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर कौन रहता है, राइबोसोम्स रहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करते हैं या फिर क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो देखा आपने माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से हमारे सेल को, ये सेल के पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से एक और पार्ट है, थोड़ा सा उसके पास सिमिलैरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। तो चलो देखते हैं वो पार्ट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ, विच आर प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। प्लास्टिड्स एक ऐसा पिगमेंट या फिर ऐसा पार्ट है सेल का जो सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। अब प्लांट सेल के लिए ऐसा क्या फीचर है जो एनिमल से अलग है। ऐसे तो वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, बट एक मेन फीचर है प्लांट्स का कलर। तो बेसिकली प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्लांट के कलर के लिए। और इंटरेस्टिंगली आपको ये अच्छा लगेगा जान के कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो भी कलर है ना, वो प्लांट के प्लास्टिड्स के से रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब एक बार पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलो अब स्ट्रक्चर अगेन इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमने बनाया। ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, अच्छी खासी कवरिंग है इसकी, डबल मेम्ब्रेन रहता है। प्लस इसके अंदर आप ये कुछ स्टैक्स देख रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे से गोल न्यूमरस बहुत सारे मेम्ब्रेन्स ही हैं ये, ठीक है, बट दे आर नोन एज स्ट्रोमा। तो ये तो हमारे इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर जिसको मैंने स्ट्रोमा कहा है ना, वही आपके कहीं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अलग अलग टाइप के इसके प्लास्टिड्स मिलेंगे, ठीक है। अब प्लास्टिड को किसी किसी बुक में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पर मैंने आपको 3 पार्ट्स में डिवीजन दिया है। अभी मैं समझा देती हूँ कि कैसे हम 3 पार्ट्स में इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करें या इसको डिफरेंशिएट करें, तो फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब प्लास्टिड जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो कहीं पे आपको ऐसे भी आ सकता है डायरेक्टली कि वो कौन से प्लास्टिड्स होते हैं दैट कंटेन दी ग्रीन पिगमेंट। तो मेनली वो कौन से आपके प्लास्टिड्स हैं, दे आर नोन एज दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखोगे, सिंपल सी बात है, वर्ड आपका क्लोरो, ये वर्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो कौन सा ग्रीन पिगमेंट में ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का फायदा हमें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन काम करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। सो आपके प्लांट को जो ग्रीन कलर मिलता है वो किससे मिलता है, क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल कौन से प्लास्टिड के अंदर है, दे आर इन द क्लोरोप्लास्ट, फाइन। चलिए अच्छा, एक तो ये हमारे लाइट को आपके ग्रीन कलर को प्रोवाइड करता है, प्लस फोटोसिंथेसिस के वक्त पे ये एक और काम भी तो कर रहा है जिसकी वजह से सनलाइट थी हमारे पास, दैट इज कि आपका जो क्लोरोफिल है इट आल्सो एब्जॉर्ब्स लाइट। तो यहाँ पर हमें क्लोरोप्लास्ट के दो फंक्शंस मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारे पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करता है व्हिच प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू दी प्लांट, और दूसरा हमें क्या मिला है, दैट इट एब्जॉर्ब्स लाइट, ठीक है। तो यहाँ तक आपका डन है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज क्रोमोप्लास्ट। नाउ क्रोमोप्लास्ट से भी आपको पहचान बना सकते हो, कहीं पर भी, नॉट इन साइंस बट कहीं पर भी अगर आपको वर्ड क्रोमो से जुड़ा हुआ मिलता है, क्रोमो से स्टार्ट हुआ हुआ, तो आप ये मान लो कि वहां पर कलर की बात हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हम क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारे कैसे प्लास्टिड्स हैं, दे आर दी कलर प्लास्टिड्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे प्लांट को जो भी कलर्स मिलते हैं, अब आप बोलोगे कि प्लांट को कलर्स कहाँ मिलते हैं मैम, वो तो आपने बता दिया कि ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। तो प्लांट के ऊपर कुछ फ्लावर्स होते हैं और क्या वो राइप होके फ्रूट्स बनते हैं, तो बिल्कुल हमें क्रोमोप्लास्ट कहाँ मदद करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। मैं आपको क्रोमोप्लास्ट की एग्जांपल देती हूँ कि राइपनिंग कैसे बोल सकते हैं। देखो सपोज हम एक टोमेटो का प्लांट लेते हैं, चलो अगर ये प्लांट है, जब तक ये प्लांट है तब तक इसके पास क्या प्रेजेंट है, तब तक इसके पास प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। जैसे जैसे
बाद इसकी राइपनिंग हुई, मतलब ये पक गया। ठीक है, तो अब हमारे पास लाल लाल टमाटर आ गए ना। ठीक है, सो वी गेट दी टोमेटोज, और वो राइप टोमेटोज थे। तो अब वो क्या कहलाए जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर रेड कलर है, दैट मीन्स वो कौन से प्लास्टिड की वजह से उसके अंदर कलर आया है, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। तो हमारा जो राइप टोमेटो है वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जब तक वो एक प्लांट के रूप में था तब तक उसके अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है, क्योंकि उसी की मदद से उसने फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाया, फिर मैच्योर हुआ, तभी तो जाके राइप हमें टोमेटोज मिलेंगे ना, जो हम खाते हैं अपने घर में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाउ क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में प्लास्टिड्स का या फिर हमारे प्लांट्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो टाइप्स, दैट इज क्लोरो एंड दी क्रोमोप्लास्ट। एंड आई होप कि आपको दोनों पार्ट्स का डिफरेंशिएशन समझ आया हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, लास्ट प्लास्टिड वी हैव, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट बहुत शांत है, इसके पास कोई कलर नहीं है और कोई ऐसा काम भी नहीं है। ठीक है, तो इसको कलर तो प्रोवाइड करना ही नहीं है, तो या तो ये हमें नो कलर के मिलते हैं यानी कि कलरलेस, और या फिर ये व्हाइट कलर के पार्ट्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट दे डू, अब इनका क्या काम होता है, ल्यूकोप्लास्ट आर रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स। तो बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट का काम कलर प्रोवाइड करना नहीं है, नो एंड नॉट इन राइपनिंग, नॉट इन द प्लांट, बट ये स्टोरेज करता है। और किस चीज की स्टोरेज करता है, स्टार्च, ऑयल और जितना भी प्रोटीन ग्रैन्युल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़े अपने तीनों प्लास्टिड्स के बारे में। एक और चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ये ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स को भी कंटेन करता है, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि किस तरीके का इसका फंक्शन है, क्या इसके डिफरेंशिएशन है। बट अभी कुछ देर पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते समय एक बात बताई थी कि हमारे पूरे सेल ऑर्गेनल्स में एक और ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसकी जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रिया से मैच करते हैं। सो यही वो ऑर्गेनल है, दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, बट दो चीजें रहती हैं। So plastids have again बोलिए क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ क्या बात कर रही हूँ मैं। Plastids have the DNA and ribosomes। तो बेसिकली हमारे पूरे सेल ऑर्गेनल्स में सिर्फ दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारे प्लास्टिड्स, जिनके पास DNA एंड राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स में क्या होता है, जल्दी से टाइप कर दो, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज वैक्यूल। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन बाय बाय।